तो हमारे जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के वीडियो सीरीज है हमारी, ये वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है, उसमें अभी जो पिछला वीडियो था वो काइनेमेटिक्स का चल रहा था, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसी को हम आगे बढ़ाना, आज आगे उसमें पढ़ेंगे ना। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो मुझे आप कमेंट जरूर करें। उसके साथ साथ जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स से, उनको शेयर भी करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी पता चलेगा कि मुझे क्या इंप्रूव करना है, ठीक है। और किस तरह से चीज़ें, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ अपने हिसाब से कि मुझे मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा, ये पता होगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आगे क्वेश्चन बढ़ा के और वो जो टॉपिक्स है हमारे वो उस तरह से करवाता हूँ। आप मुझे कुछ कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग कर भी रहे हैं कमेंट, अच्छी बात है वो, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे क्या क्या करना है आगे, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से फिर अपने जो आगे की स्ट्रेटेजी है वो बनाऊंगा, और जो क्या बोल सकते हैं कि वीडियोस जो है उसमें मुझे क्या डालना है क्या नहीं रखना है अपने को, क्योंकि अपना कोर्स तो बहुत वाइड है, 11 12 प्लस बीएससी और एमएससी का कुछ बहुत सारा पोर्शन मतलब है उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। तो उसको करने के लिए कम समय में मुझे जितने वीडियो इफेक्टिव मैं कर सकूं वो आपके सहयोग से ही हो सकता है, मेरे अकेले के उससे नहीं होगा, ठीक है। मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, सहयोग मुझे उसमें आपका भी चाहिए होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। जो हम पिछली बार जो टॉपिक पिछले वीडियो में हम कर रहे थे वो था हमारे काइनेमेटिक्स के ग्राफ के जो क्वेश्चन थे वो कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती है मैंने देखा है वो वही ग्राफ वाले क्वेश्चंस में ही ज़्यादा आती है बच्चों को ना, तो उसी पे हम चल रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो ग्राफ लिया था वो ग्राफ किसका था, वो था डिस्टेंस और टाइम का ना, ठीक है। और नेक्स्ट जो ग्राफ हम लेंगे वो किसका लेंगे, वी और टी में अगर कोई ग्राफ आता है उसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं एक ही ग्राफ में आपको सब चीजें ले लेता हूँ। फर्स्ट क्या हो सकता है कि ये इस तरह से आपका ग्राफ है कोई, टी एक्स एक्सिस पे, वी यानी कि वेलोसिटी हम किस पे ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे। तो पहला ग्राफ जो बनता है वो सिंपली ऐसा बन सकता है, नंबर वन। इसका मतलब क्या है, ठीक है। और दूसरा, अच्छा हम ग्राफ को कर रहे हैं तो मैं क्योंकि स्लोप की बात यहाँ जरूर करूंगा, तो मुझे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, स्लोप जो है वो इंपॉर्टेंट है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और वो क्या होगा इन ग्राफ के लिए वी और टी के लिए, वो होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। स्लोप ऑफ ग्राफ स्पीड एंड वेलोसिटी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये स्लोप क्या करेगा, ये इसको प्रदर्शित करेगा, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, यहाँ अगर देखें तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं। स्लोप से नहीं करे तो नॉर्मली क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, और वैसे भी थीटा कितना बन रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं तो थीटा भी कितना है इस केस में, थीटा भी कितना हमारे पास जीरो, तो इस केस में क्या हुआ, सॉरी, इस केस में थीटा भी जीरो, तो स्लोप भी कितना हुआ, जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया, यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। दूसरा ग्राफ कैसा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो हर एक पॉइंट पे थीटा क्या आ रहा है, थीटा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरा, कांस्टेंट है ना। थीटा क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वही थीटा यहाँ बनेगा, वही एंगल यहाँ बनेगा, वही एंगल यहाँ बनेगा, इन एंगल में कोई चेंजेस हो रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, स्लोप यानी कि ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कुल मिला के यहाँ से क्या हो जाएगा, ए जो है वो मेरा वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब क्या है, या वेलोसिटी कांस्टेंट थी या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि त्वरण जो है वो कांस्टेंट है इस वाले केस में, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, दूसरा ग्राफ। तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा जो है वो ग्राफ बन सकता है कुछ पहले बनाया जैसा इस तरह का। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि अगर यहाँ थीटा देखूं तो थीटा वन, यहाँ थीटा टू, और यहाँ थीटा थ्री, तीन थीटा बने। तो देखिए थीटा वन जो है वो इतना सा बन रहा है, तो थीटा टू ये बन रहा है, तो थीटा थ्री ये बन रहा है, ठीक है। इस तरह से बन रहा है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये क्या हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो एंगल क्या हो रहा है, एक्सिस का बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब थर्ड केस में क्या हो रहा है, जो थीटा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा यानी कि टेन थीटा क्या शो कर रहा है, टेन थीटा शो कर रहा है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि त्वरित गति कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ठीक है।
किस केस में है ये थर्ड वाले केस में, जब ग्राफ इस तरह का बनेगा आपका, ठीक है, वी और टी में। चलिए ये इस तरह से, ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए इस तरह से है, फिर से एक्स एक्सिस से एंगल, तो ये फिर ये फिर ये, तो ये क्या हो रहा है, देखिए आप टाइम के रेस्पेक्ट में एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो एंगल कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, टेन थीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी में तो चेंजेस हो रहा है, लेकिन कौन सा चेंजेस हो रहा है, नेगेटिव चेंजेस हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी कि कुछ टाइम के बाद जो है वेलोसिटी जो होगी वो टाइम टू टाइम जब अपन आगे चलते जाएंगे तो कम होती जा रही है हमारी, ठीक है। तो फोर्थ वाला केस यानी कि जो ये केस है, इस वाले केस में क्या हुआ, थीटा जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में। तो अब आपको क्या है कि जब भी क्वेश्चन करना है किसका, ग्राफ वाले का, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, स्लोप को। अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है तो स्लोप कौन सा होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा है तो स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। बाकी करने का तरीका आप सीधा सीधा इससे ध्यान रखिए, टेन थीटा से आप सोल्व करिए, आपका स्लोप अगर निकालते जाएंगे, क्योंकि थीटा देखना बड़ा आसान है जब इस तरह के ग्राफ होते हैं तो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अच्छा अब मान लीजिए यही ग्राफ होता, ठीक है, ये इसी तरह का ग्राफ है, सपोज कर लीजिए ये, ठीक है, वी और टी में। अब यहाँ से आपको क्या पूछ लिया, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, तो आप क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर आपको पूछ लिया तो क्या करोगे आप, ये यहाँ का एरिया फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है। इस ग्राफ में पूछेंगे तो क्या होगा, ये एरिया फाइंड आउट कर दोगे। एरिया का मतलब क्या होगा, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाफ वी इंटू टी, या डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी, है ना, डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स की यहाँ से यहाँ तक की ये वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम। इसी तरह से इसमें पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ नहीं है, अब ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये डेल्टा टी, और वी तो इसका क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, तो क्या हो जाएगा, वी इंटू डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, v और t का अगर ग्राफ दे रखा है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस, या जिसको अगर स्पीड में दे रखा है तो डिस्टेंस निकल जाएगी, और वेलोसिटी में दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आजकल पूछने का ट्रेंड हो गया है आरपीसी का, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन तो क्योंकि आपको नहीं पूछा जाएगा कि आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आर कि उसमें से जो है आप वेलोसिटी फाइंड आउट करिए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। ग्राफ से क्वेश्चन आना बड़ा आजकल ट्रेंड हो गया है आरपीसी का, इस काइनेमेटिक्स के, तो इसलिए मैंने आपको ये पोर्शन लिया है, ठीक है। और इसमें दिक्कत भी आती है, अब जैसे सिंपल सा ग्राफ बना दे तो इसमें बताइए क्या होगा, तो उसको देखने के लिए तरीका क्या होता है, सिंपल तरीका ये वाला है, थीटा देखिए, उससे अपने आप ही क्या है आपकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए और टी में ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेलरेटेड अगर मोशन हो रहा है तो ए और टी में भी ग्राफ हो सकता है। तो ए और टी में कैसा हो सकता है, एक्सेलरेशन और टाइम में जो ग्राफ है उसको सोल्व करते हैं। तो पहला ग्राफ तो ठीक है ये वाला हो सकता है, ये अपन ए ले रहे हैं, ये टी ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा ग्राफ ये इस तरह से हो सकता है, ये पहला और दूसरा। सिंपली इनके आगे हम लोग नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में फिर उसके बाद टाइम, एक्सेलरेशन में भी टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है, वो काइनेमेटिक्स के ऊपर इतना वो क्वेश्चन हमारे इतने आते नहीं है, ठीक है, और ना ही उनके वो हमारे पास फॉर्मूले उनको सोल्व करने के, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उनका यूज करके वहाँ ए को क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट मान के ही सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर भी सपोज कर लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ में, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट वाला केस में, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में ए क्या हो रहा है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसका मतलब v क्या होगा, ए क्या होता है, dv अपॉन dt, इसका मतलब ये क्या मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में सिर्फ आपको पूछेंगे ग्राफ देके, तो सीधा सीधा क्या पूछ लेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है, पहला। दूसरा क्या हो सकता है कि ये ग्राफ देके और आपको वेलोसिटी पूछी जा सकती है, क्योंकि इससे आगे आगे हम नहीं जा रहे हैं, है ना। एक्सेलरेटेड चेंज इन एक्सेलरेशन वो हम केस नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी तक जा रहे हैं। तो इस तरह का ग्राफ देके आपको वेलोसिटी जरूर पूछी जा सकती है, तो ठीक है। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एरिया जो है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा वेलोसिटी,
क्या शो करेगा, वेलोसिटी। तो अगर ये वाला फॉर्म बन रहा है ट्राइंगुलर फॉर्म तो क्या हो जाएगा, हाफ डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी। और अगर कौन सा फॉर्म बन रहा है, ग्राफ कैसा बन रहा है उस पर डिपेंड है। ये फर्स्ट वाला केस होगा तो इस वाले केस में क्या होगा, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है यानी कि आयत बन रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो ए इंटू डेल्टा टी जो आपका वेलोसिटी हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको इस ग्राफ में कुछ नहीं पूछेंगे। ग्राफ का क्वेश्चन अगर ग्राफ से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप मैक्सिमम मानिए या तो वी टी या फिर एक्स टी, ये दो ग्राफ जो है इससे ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, अब ग्राफ और जो इसकी जनरल इक्वेशंस वगैरह थी वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस के अलावा एक एक्सेलरेशन जो है उसका मैं एक फॉर्मूला और लिखना चाहूंगा जो आप नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, सॉरी इससे लिखते हैं, लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv अपॉन dt, है ना, क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसी वाले को जो है dx से तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dx से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो कुल मिला के इसको क्या लिख सकता हूँ इस तरह से कि dx अपॉन dt, ठीक है, इंटू dv अपॉन dx। ये क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये हो जाएगा v, क्योंकि v क्या होता है, dx अपॉन dt होता है ना। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो पहला क्या हो सकता है, dv अपॉन dt, दूसरा क्या हो सकता है 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x, तीसरा क्या हो सकता है v dv अपॉन dt। ये चीजें आप जो है थोड़ा सा एक याद रखिए या समझ के रखिए कि क्योंकि होता क्या है v और x में आपको देखो, नॉर्मली तो क्या होता है कि आपको जो इक्वेशन दी जाएगी सोल्व करने के लिए नॉर्मल जो देते हैं वो क्या देते हैं x और t में या v और t में, उससे हमें एक्सेलरेशन निकालना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि एक्सेलरेशन इज या जो वेलोसिटी है वो फंक्शन किसका होगा, v का फंक्शन होगा और x का फंक्शन होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि v जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो उस केस में एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। देखिए v अगर फंक्शन है टाइम का तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल बी अपॉन डेल टी कर दिया। ठीक है, x अगर फंक्शन है किसका, टाइम का, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया। लेकिन अगर सपोज करिए v फंक्शन है x का, किसका फंक्शन है, v अगर x का फंक्शन है, अब कैसे करें, तो अब उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, v dv अपॉन dx वाला जो है ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और ट्रेंड भी यही है, क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस दिया जाता है जो कि नॉर्मली हमें पता नहीं होता है, नॉर्मली, है ना, पता होता भी है लेकिन नॉर्मली जो है हम इस पे कम ध्यान देते हैं और इसी पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं भी आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखने में लगेगा कि यार ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप उसको करने लगोगे ना तो आगे जाके फंस जाओगे। ठीक है, कैसे फंस जाओगे, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया है कि टाइम जो है वो फंक्शन है किसका, वो फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स का फंक्शन है। ठीक है, x क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है, t क्या हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना, और डिस्टेंस ही मान लीजिए, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और टाइम क्या, t क्या है, टाइम हो गया, a और b क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ये है क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन दे दिया जो है t जो है x पे डिपेंड करता है। नॉर्मली क्या होता है क्वेश्चंस में x जो है, हमारी आदत क्या है, x जो है वो फंक्शन ऑफ t देना हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, t जो फंक्शन है वो किसका है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स का। अगर आप एक बार अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बड़ा इजी है तो आप इसको पॉज करिए वीडियो को और देख करके देखिए कि ये क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं हो पाता। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है वो क्या बनेगी। वीडियो पॉज करके एक बार आप फाइंड आउट करिए, मैं तो आपके साथ कर ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसको मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली मेरे पास क्या है, x अगर t का फंक्शन होता तो हम क्या करते, 2 बार डिफरेंशिएशन करते, एक्सेलरेशन आ जाता और खत्म। लेकिन फंक्शन किसका है, t है x का फंक्शन। ठीक है, चलिए करते हैं, क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस b हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करें, इसको हम कर देते हैं, क्या होगा 1 अपॉन v, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन v हो जाएगा ना। देखिए आप कैसे हो जाएगा, v क्या होता है dx अपॉन dt, तो ये क्या बन गया
1/v बन गया। ठीक है, अब हम क्या करें, फिर से इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें। किसके रेस्पेक्ट में करें, अब करते हैं हम, मान लीजिए x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सर x के रेस्पेक्ट में v का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो 1/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/v dv/dx, और ये क्या हो जाएगा 2a आया, क्योंकि 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v², ये क्या बन जाएगा dv/dx। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट कि इसको उस तरफ ले जाता हूं मैं, तो क्या हो गया dv/dx इक्वल टू 2v²। ठीक है, नेक्स्ट दोनों तरफ क्या करें, v से मल्टीप्लाई करते हैं, तो v dv/dx इक्वल टू 2a v², सॉरी माइनस है ना, हाँ माइनस का यहाँ पे। ठीक है, -2v² है, v से मल्टीप्लाई इधर भी किया इधर भी किया, तो क्या हो गया v³ हो गया। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट में देखिए अब कि इसको हम क्या कहेंगे, जस्ट मैंने अभी यहाँ लिखाया था v dv/dx, ये क्या होता है एक्सेलरेशन के इक्वल, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी -2v³। ठीक है, हुआ, आप लोगों ने भी करके देखा होगा, आपने किसी लोगों ने यहाँ पे तो कर दिया, फिर यहाँ आके फंस गए, अब इसको कैसे करें। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है v dv/dx, जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और ऑप्शन में जो है आपको ये दिया रहेगा, तो आप ध्यान रखें कि जो लास्ट फंक्शन आएगा एक्सेलरेशन का वो किस में आ रहा है, वेलोसिटी की फॉर्म में आ रहा है, तो वेलोसिटी की फॉर्म में क्या मिल जाएगा, ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन को करने का तरीका, मैंने क्यों नॉर्मल नहीं करवाया। अगर मैं आपके पास ये लिख देता x इज फंक्शन ऑफ a t³ प्लस b t प्लस c, अब इसका निकालिए, तो इसमें क्या है, अब आप एमएससी करके आए हो, सबको पता है डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, t की फॉर्म में आंसर निकल जाएगा, बस खत्म। तो ये चीजें तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा ना यहाँ पे, मुझे सिर्फ वही चीज लेनी जो मुझे पता है कि आपके जो प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे भी नहीं, आपको क्या लगता है आरपीएस अब ये क्वेश्चन पूछेगी आपको, ये तो 11th-12th वालों को पूछते हैं जब अपन कोई टेस्ट लेते हैं या नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पढ़ाना है ना। चलिए, हो गया क्वेश्चन, चलिए मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, हम उसी पे चल रहे हैं, अब उसी के क्वेश्चन में कर रहा हूँ पिछले 2 वीडियो में, यानी कि पिछला वीडियो प्लस इसमें जो स्टार्टिंग में हमने ग्राफ देखा था वो, उनको मिला के जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस पर चल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ इस पे बेस्ड। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है, लेकिन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट यूज हो रहा है, उस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन जो है, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। और ये क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस अप टू द पॉइंट, यानी कि चलो इसमें डायग्राम बना लेते हैं, ये मेरा इस तरह से, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये कह रहा है एक जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और किस पॉइंट तक जा रहा है, 20 मीटर तक जा रहा है, यानी कि ये अगर ओरिजिन है, ये अगर मान लीजिए कितना है 20 मीटर है, यहाँ पे 20 मीटर, तो यहाँ पे ये पार्टिकल इस तरह से जाता है। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या कह रहा है कि एंड रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20। ठीक है, चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नहीं लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी इसको छोड़िए आप, है ना, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लेते हैं ना, सॉरी। ए कार मूव फ्रॉम ओ टू डी अलोंग द पाथ, ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को ले लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था वो तो मैं आपको करवा चुका हूँ ना, इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रही है, कार इस तरह से जा रही है, देन इस तरह से, फिर इधर और फिर इधर, ये कुछ इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन दिया है। ये ओ पॉइंट है, ये इसका डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 8 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस फिर से 4 किलोमीटर है, और ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये दिया गया है इसके अंदर, और पूछा है इस फिगर के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये चीजें पूछी गई है ओ से डी तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो है मैं आपको
आप इसको आराम से कर सकते हैं, आप इधर से इसको जोड़ेंगे, इसमें से माइनस कर करा के जो भी है आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन इन जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या है कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल पाथ ट्रेवल। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। हम कंसेप्ट चलते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का अगर आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, सिंपल एडिशन होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के जब आप एडिशन करोगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन के लिए हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, वेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, तो ये माइनस वाई होगा ये। ठीक है, हम यहाँ से मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो ओ है, ये इधर 8 किलोमीटर चल रहा है, इसको डायग्राम बनाऊं तो। फिर ये इधर 4 किलोमीटर चल रहा है, फिर इधर 4 किलोमीटर चल रहा है, और फिर इधर ये 1 किलोमीटर चल रहा है। ये वाला डायग्राम है ना। ठीक है, तो पहले मैं आता हूँ डिस्टेंस पे। इसका अगर आंसर निकालें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओ से डी तक की, जो हमारे पास ओ डी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 8 + 4 + 4 + 1 कितना हो गया, 17 किलोमीटर। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ ट्रेवल। टोटल पाथ, कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, आप कितने चलो, बस जोड़ दो उनको, जोड़ते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ कंसेप्ट पे। ये ओडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये ओडी क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में एडिशन करना है, कौन सा, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर, तो उससे मैं इसको सोल्व करूंगा। एक्स एक्सिस में है तो क्या लिखूंगा, 8 आई के, क्योंकि पॉजिटिव एक्स में जा रहा हूँ। फिर नेगेटिव वाई में जा रहा हूँ तो ये, फिर माइनस में किस में आ रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, ये। ठीक है, प्लस लास्ट में क्या आ रहा है मेरे साथ, ये। चलो इसको एक तरीका और कर देता हूँ मैं, और आसान से, कि 8 डायरेक्शन आई के प्लस 4 डायरेक्शन माइनस जे के प्लस 4 डायरेक्शन माइनस आई के प्लस 1 डायरेक्शन प्लस जे के, यही है ना। देखिए, प्लस आई केप डायरेक्शन माइनस जे केप माइनस आई केप और प्लस का जे केप। ठीक है, टोटल मिला के लिखूंगा तो आई केप माइनस 4 जे केप माइनस 4 आई केप और प्लस में 1 या ओनली जे केप। सोल्व कर लीजिए इसको, तो 8 में से 4 गए तो 4 आई केप और माइनस का 3 जे केप। तो कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ विद वेक्टर ये। अब मुझे क्या निकालना होगा, ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका 9, तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का हो गया 5 किलोमीटर। तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट का, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हुआ था, 17 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्शन पूछ ले आपसे, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे। अब डायरेक्शन या तो आप क्या करो, ये यहाँ पे एंगल निकालो, तो वो निकालना बड़ा आपके टिपिकल हो जाएगा। अगर आपने ये निकाल लिया है तो आप एंगल भी आराम से निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कितना है 4, एक्स कंपोनेंट कितना है -3। ठीक है, तो कुल मिला के थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स 4 -4/3। ये क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दे क्या, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, सॉरी वाई कंपोनेंट क्या 3, तो -3/4 होगा ना। तो -3/4, यानी कि वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट कर देते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। ये आपको पहले से पता है। तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया, ये तो हो गया एंगल, यानी कि ये तो हो गया डायरेक्शन, और ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए उनको इस तरह से सोल्व करें, तो आपके गलती होने के चांसेस 0% रहेंगे। ठीक है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उन्हें वेक्टर के साथ सोल्व करें, और जो भी स्केलर क्वांटिटी उन्हें डायरेक्ट सोल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोई क्वेश्चन। इन पे क्वेश्चन देखते हैं एक का ना। तो एक और मैं क्वेश्चन जो है वो ग्राफ वाला लेना चाहूंगा। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन एक ले लेते हैं, मैं डायग्राम बना देता हूँ ग्राफ का। ये ग्राफ जो है वो v और t में दिया गया है, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी और टाइम में जो है ग्राफ दिया गया है।
और ये ग्राफ कैसा दिया गया है कि ये कुछ इस तरह से है, 2 4 6 और ये 8, तो ये यहाँ तक चल रहा है 4 तक, देन उसके बाद में ये इस तरह से ग्राफ गया है 6 पे और फिर 8 पे इस तरह से आया है। ठीक है, ये इस तरह से कोई ग्राफ दिया गया है और इसके अंदर जो है वेलोसिटीज जो है यहाँ पे 10 है और इस वाले पॉइंट पे कितनी है 20 और ये मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो ये हमें एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ से हमें क्या निकालना है, पूछा गया है डिस्टेंस कितनी होगी। इस ग्राफ में ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से मोशन करता है और इसकी हमें क्या पूछी है, डिस्टेंस जो है वो हमें पूछी है। ठीक है, तो मुझे कुछ पॉइंट चाहिए होंगे यहाँ पे, तो मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये ए बी सी डी है, तो ये पी क्यू आर ले लेता हूँ, यानी कि नीचे वाले पॉइंट है ना। सिमिलरली इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ ये इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ाता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ बी डेज और इस पॉइंट को ले लेता हूँ सी डेज। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो अब कंसेप्ट क्या था हमारा, अगर मैं कंसेप्ट देखता हूँ जो मैंने इधर पहले बोर्ड पे लिखा था, वो कंसेप्ट क्या था कि जब भी हम ग्राफ वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वी और टी का जो ग्राफ का कंसेप्ट है ना, वी और टी में ग्राफ दिया हुआ है और हमें पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछी है ना, एस पूछी है डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, वो होगा एरिया अंडर द कर्व। क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि जो हमारा कर्व है, ये हमारा जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो इसका एरिया अंडर द कर्व होगा, यानी कि जो एरिया होगा, ये जो क्षेत्रफल होगा, वही क्या होगा, हमारा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, क्योंकि अलग अलग यानी कि जो इसका मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ना, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, हर एक पॉइंट के बाद में या कुछ सेकंड के बाद में क्या हो रहा है, इसका टाइम के बाद में जो है वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी कांस्टेंट रह रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, इस तरह का ग्राफ है, तो हमें इसको अलग अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। पहला जो है वो, अगर इसको बात करें, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। दूसरा अगर ये देखें तो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। फिर से अगर इस बी और सी पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है ट्राइंगल, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, रेक्टेंगल हो रहा है। ठीक है, इससे आगे वाले की बात करें तो ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, अब एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है कि इस कर्व के अंदर जितना भी, देखो मैंने इसमें तो क्या आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, यहाँ पे कौन सा ले, ये एरिया ले या ये ले, तो इसका मतलब पूरा ही एरिया लेना है, जो एरिया इसके अंडर आ रहा है वो सारा का सारा एरिया हमें क्या लेना है, उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इसको सोल्व करना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको मैंने डिवाइड कर लिया, तो डिस्टेंस मुझे निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी किसके बीच में, ओ और एस के बीच में, ये ओ पॉइंट है, ओ और ए के बीच में, सॉरी, तो ओ से ए तक मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे जो है ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, फिर बेस ओपी इंटू ओ ए। ठीक है, तो हाफ ओपी कितना है, ओपी है 2, ओ ए कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 10, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 10 मीटर आया। ठीक है, नेक्स्ट एस ए बी, ए से बी में चलिए, ए से बी की जो है ये मोशन, इसमें क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, ए बी इंटू पी क्यू। ए बी कितना है, ए बी है 10, या सॉरी 2, ए बी कितना है 2, और ये कितना है पी क्यू, पी क्यू हो जाएगा हमारे पास, सॉरी पी क्यू नहीं, गलत लिख दिया, सॉरी पी क्यू नहीं, पी ए है ना, क्योंकि क्या लेंगे एल इंटू बी, तो एल इंटू बी क्या लेंगे, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी ए है ना, तो ए बी और पी ए कितना है, पी ए है हमारा 10, तो कितना हो गया 20 मीटर। नेक्स्ट बी से सी पे गए, अब बी से सी पे गए तो क्या बन रहा है, यहाँ तो बन रहा है ये बी से सी का मतलब इसके अंदर जो भी एरिया है, तो इसके अंदर ये ट्राइंगल भी है, इसके अंदर ये जो हमारा, क्योंकि हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस और इसके बीच में जो भी एरिया है वो सारा एरिया हमें कवर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या बन रहा है, ऊपर ऊपर तो ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो पहले ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों मिला के एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बी डेज, ठीक है, बी बी डेज इंटू ये क्या हो जाएगा, बी डेज सी, प्लस इसका एरिया, इसका क्या हो जाएगा, बी बी डेज इंटू बी क्यू या क्यू बी लिख देते, चलिए क्यू बी। ठीक है, तो हाफ बी बी डैश कितना है
बी बी डैश है हमारे पास 2, बी बी डैश हो गया 2 इंटू बी डैश सी कितना है, बी डैश सी कितना है, तो यहाँ से देखिए 20 माइनस 10 तो 10, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखना है फिर प्लस, हाँ प्लस बी बी डैश फिर से कितना है, बी बी डैश है 2, क्यू बी, क्यू से बी कितना है 10, तो ये लिख दिया 10, तो कुल मिला के कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 10 प्लस 20 दैट इज 30 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सी टू डी, अब सी से क्या आ रहा है, सी से डी आ रहे हैं, तो सी से सी डैश तक का ये तो क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, ये भी हाँ पूरा ही ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ तो रेक्टेंगल वाला केस नहीं, क्योंकि पूरे की पूरी क्या आ रही है, ये इस तरह से आ रहा है, तो रेक्टेंगल का केस नहीं है, पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, वो इस तरह से है ना, ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से, ये इसमें ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, ठीक है। तो कुल मिला के ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का क्या एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा आर इंटू डी प्लस आर इंटू सी या आर सी, तो ना आर डी और आर सी, तो आर डी कितना है, आर डी है 2 इंटू आर सी कितना है, आर सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो ये हो गई 20, तो ये हो गया 20, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 20 मीटर। तो कुल मिला के मेरे पास डिस्टेंस जो होगी इस पूरे के पूरे इसमें कितनी ट्रेवल करेगा, वो कितना हो जाएगा, इन सबका सम, यानी कि ओ ए बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20, तो कितना हुआ 30 और ये 30 हो गया 60 और 20 80, कितना हो गया 80 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी इसकी 80 मीटर हो जाएगी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इसको इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं। हाँ इसका ग्राफ भी मान लीजिए आपको पूछ ले कि आपको ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, तो मैं ग्राफ भी आपको बनाना बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आना चाहिए। ये 2 सेकंड के लिए, ये 4 सेकंड के लिए, ये इसके लिए और ये 8 सेकंड के लिए, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है। ग्राफ किसका पूछा है, एस और टी में पूछ लिया आपको ग्राफ, ठीक है। तो एस और टी में सबसे पहले यहाँ देखिए पॉइंट ए तक क्या होता है, ठीक है। चलो पॉइंट ए तक क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस ले रहा है 10 मीटर, फिर अगली डिस्टेंस क्या हो गई 10 में आप 20 जोड़ेंगे तो 30 मीटर, 30 में फिर आप 30 जोड़ेंगे तो 60 मीटर, फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये 80 मीटर, ठीक है। इस तरह से हमें पॉइंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है पहले वाले केस में अगर आप इसको देखते हैं तो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है क्या, यूनिफॉर्म नहीं है ना, कैसा है एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन कैसा है इसका, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसका मतलब जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे, ठीक है। आगे मैं बना देता हूँ इसको इस तरह से, है ना। आप जब उस पॉइंट पे पहुंचोगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा वो देखते हैं। जब आप इस वाले में ट्रेवल कर रहे हो, तो इस वाले में ट्रेवल कर रहे हो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि आप टाइम के साथ साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो। तो कुल मिला के कैसा ग्राफ बनेगा, जो थीटा है आपका वो क्या होना चाहिए, बढ़ता होना चाहिए। वेलोसिटी क्या हो रही है, पॉजिटिवली चेंज हो रही है ना, तो इसका स्लोप क्या आएगा, जो इस ग्राफ का स्लोप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ग्राफ होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए ना। तो इसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, तो कैसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। दूसरे वाले में यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब थीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। थीटा कांस्टेंट कब होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, इसमें थीटा क्या होता है, कांस्टेंट है। थर्ड वाले केस में चलिए, थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, फिर से थीटा पॉजिटिव आना चाहिए ना क्योंकि वेलोसिटी क्या हमारी भाई स्लोप होता है किसका, इस वाले ग्राफ का ना, इस वाले ग्राफ का जो स्लोप होता है थीटा, जिसको अपन टेन थीटा बोलते हैं, वो क्या होता है डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, टेन थीटा। तो यही क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अब ये क्या आ रहा है, टेन थीटा जो है यहाँ पे ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट कब आएगा टेन थीटा, जब ये क्या हो, पॉजिटिव चेंजेस हो, ठीक है। तो इस तरह से इसमें फिर से क्या मिलेगा आपको, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वाले केस में जो है नहीं पॉजिटिव नहीं, सॉरी ये क्या कांस्टेंट नहीं है, थीटा क्या हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना इसमें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा थीटा क्या होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले केस में जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ,
एक्सेलरेशन हुआ नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब थीटा कौन सा हो, टाइम के साथ थीटा कम होना चाहिए, डिक्रीज वाला केस होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको टाइम के साथ डिक्रीज कर दिया। तो ये ग्राफ कैसा बना, यहाँ पे टाइम के साथ थीटा इंक्रीज, यहाँ थीटा कॉन्स्टेंट, यहाँ थीटा इंक्रीज और यहाँ थीटा डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, केस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, वेलोसिटी यहाँ क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होना चाहिए, थीटा भी पॉजिटिव, थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब चेंज होता हुआ जो है ना वो। दूसरा यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट वाला केस। आप पिछला जो है ना वो जो मैंने पढ़ाया था उस पर ध्यान दीजिए ना, तो उससे आप कर सकते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट और थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव डिक्रीज हो रही है, तो थीटा भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मतलब क्या, थीटा जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होना चाहिए। इस नेगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीज होना चाहिए, इसका मतलब इंक्रीज होना चाहिए, इसका मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, इसका मतलब डिक्रीज सॉरी इंक्रीज होना चाहिए। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, उस ग्राफ को ढंग से समझ लीजिए आप, फिर ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है मैं यहीं खत्म करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम इससे आगे वाले जो है वो टॉपिक देखेंगे, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके साथ में उसी इक्वेशन से कैसे हम ग्रेविटेशन फील्ड के लिए इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं वो, प्लस एवरेज जो आता है, एवरेज वाले पे भी क्वेश्चन आता है, उस पर देखेंगे। ठीक है, वो वीडियो पूरा उस पर रहेगा, उसके कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। और नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा रिलेटिव मोशन। जैसे रिलेटिव मोशन होगा हमारा ये जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स का, ये हम खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको जो पीपीटी होगी वो पीपीटी शेयर कर दी जाएगी वीडियो के लास्ट में। उनके क्वेश्चंस जो है आप इन चारों वीडियो पे जो है बेस्ड होंगे, आप उनको करते रहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं वीडियो के बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूं पीपीटी पे, अगर मैं बना पाया तो वो मैं इस पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।